नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। खबरों की उन फहरिस्त को हम आपके सामने लेकर आते हैं जिसकी सच्चाई, जिसकी तह तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रिपोर्टर्स में हमारे रिपोर्टर्स सीधे ग्राउंड जीरो से आपको देते हैं खबर की हर जरूरी जानकारी, वो भी सीधे रिपोर्टर्स की जुबानी। तो आइए देखते हैं इंडिया रिपोर्टर्स में आज की बड़ी खबरें सीधे ग्राउंड जीरो से। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 19 साल के छात्र साहिल पर कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल होता है और उसके बाद अब इस मामले ने राजधानी दिल्ली में एक नया भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, मामला अब इस कदर बढ़ चुका है कि इस मामले पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अब अपना बयान दिया है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीड़ित छात्र के इंसाफ के लिए और दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही कार्रवाई में देरी के खिलाफ अब जो है वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वो भी संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी ने जो है वो अपना जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उनके साथ इसमें तमाम तरह के कांग्रेस के नेता भी इसमें मौजूद हैं। अब राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ बयान है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल राहुल गांधी का स्पष्ट कहना था कि जब तक इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से मामला दर्ज नहीं किया जाता और पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा नहीं मिलता, तब तक ये वहां से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल एक बेहद संगीन अपराध है, जिसके कारण युवा साहिल की आंख की रोशनी जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ के लिए भटक रहा था, लेकिन पुलिस ऊपर से आदेश होने के बाद तक कहकर प्राथमिकी की दर्ज करने से साफ इनकार कर रही थी। फिलहाल थाने के बाहर दिन भर चल रहे इस हाई प्रोफाइल धरने में प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और अन्य दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ा दी हैं। परिसर के बाहर जमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और पैलेट गन के इस्तेमाल पर कड़े सवाल दागे। मामले को तूल पकड़ता देख और राजनीतिक दबाव बढ़ता देख आखिरकार दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और पुलिस अधिकारियों ने साहिल की शिकायत के आधार पर आधिकारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई इस प्राथमिकी में किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या व्यक्तिगत को नामजद नहीं किया गया, बल्कि केस को अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 20 जुलाई को हुई इस घटना की जांच के लिए अब मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का साफ रुख है कि जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होकर असली दोषियों को सजा नहीं मिलती, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तो फिलहाल राहुल गांधी ने जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक राहुल गांधी जो है वो अपनी आवाज को ऐसे बुलंद करते रहेंगे। लेकिन अब जो है अज्ञात के मामले में, फिर अज्ञात के जो नाम पर ये केस दर्ज हो चुका है, इन सब को लेकर क्या कुछ देखना बाकी है कि दिल्ली पुलिस का आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्या इसके बावजूद कार्रवाई में जो है वो विलय पड़ता है या फिर कार्रवाई में देरी की जाती है, क्योंकि अब जो दबाव है वो विपक्ष की तरफ से पड़ा जा रहा है और लोकसभा के नेता जो है, विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी, उनके साथ साथ तमाम तरह के कांग्रेस के जो नेताओं ने जो जोरदार प्रदर्शन दिया है, उसके बाद देखना ये होगा कि इस केस में क्या कुछ अब अपडेट आनी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ जिया कौशिक, इंडिया डेली 24/7। देश के कई उच्च शिक्षक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी उसे लागू किया गया था, उस पर केंद्र सरकार जो है वो पुनर्विचार कर रही है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इसी मामले पर कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था। सरकार अब इस पर पुनर्विचार का बात कर रही है। पूरा मामला 2026 के जनवरी का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था। इस दौरान सरकार ने जो यूजीसी 2026 लागू की थी, उसमें ये साफ तौर पे था कि ये भेदभाव को रोकने के लिए ये लागू केवल SC, ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके अलावा OBC वर्ग के लोगों के लिए था। इसमें सामान्य वर्ग के लोग शामिल नहीं थे, सामान्य वर्ग के छात्र शामिल नहीं थे, जिसको लेकर कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी।
कोर्ट ने जनवरी 2026 में इस पर रोक लगा दिया था और यूजीसी की धारा 2012 थी उसे ही लागू करने को कहा था, उसे ही फिलहाल चलाने के लिए कहा गया था। देखिए, इस बार जो छात्रों के साथ जातीय समीकरण को लेकर और जातीय भेदभाव को लेकर बातें सामने आती थी और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने यूजीसी को लागू किया था। अब यूजीसी के तहत जो एससी, एसटी और ओबीसी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड कास्ट के जो लोग थे उन पर सामान्य व्यवहार को लाने के लिए ये लागू किया गया था, लेकिन इसमें जो सामान्य वर्ग के छात्र होते थे वो शामिल नहीं थे। इसको लेकर ये याचिका कोर्ट में गई थी। कोर्ट ने कहा कि इससे जातीय भेदभाव होगा, इस वजह से इस पर रोक लगा दिया गया। सरकार को यह कहा गया कि इस पर पुनर्विचार करें और इसे किस तरीके से नए सिरे से लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करें। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय भी दिया है सरकार को। केंद्र सरकार को कहा गया है कि इस पर पुनर्विचार करें। 4 हफ्ते के अंदर जो नया रूपरेखा होगा यूजीसी का वो लाया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो यूजीसी को लेकर आपने कानून बनाए थे तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को तो रखा गया था, लेकिन इससे जनरल कास्ट को बाहर रखा गया था, सवर्ण जाति को बाहर रखा गया था। इसको लेकर भेदभाव हो रहा था। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस सूर्यकांत के खंडपीठ में ये पूरा मामला सामने आया और उन्होंने इस पर रोक लगाते हुए ये साफ कह दिया कि ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से जातीय भेदभाव जो है वो घटने की वजह और बढ़ जाएगा। सामान्य वर्ग को इससे दूर रखा गया, एससी, एसटी और ओबीसी को इसमें रखा गया, ये गलत है। सरकार के पास 4 हफ्ते का वक्त है। सरकार इस 4 हफ्ते में इस पूरे फैसले को वापस ले, इसमें बदलाव करे और किस तरीके से समन्वय बनाया जा सकता है ताकि सामान्य वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी को एक साथ रखा जाए और ये जो भेदभाव का पूरा मामला है उसको हटाया जा सके। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल 2012 की जो यूजीसी कानून है उसे ही लागू करना होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 4 हफ्ते के अंदर सरकार अपना पूरा फैसला सुनाए और फैसले के बाद नए कानून जो यूजीसी होगा वो लागू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पिछड़ा वर्ग विभाग की एक बैठक हुई है, जिसमें जो ओबीसी वर्ग है उसको जाति जनगणना में शामिल करने के लिए जो तमाम राज्य के हिसाब से जो तमाम जो ओबीसी की जातियां हैं उनकी कम से कम जो गणना हो, इसको करने के लिए आज यहाँ पर एक बैठक कर रही है और साथ में तमाम सम्मेलन भी करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ में है महासचिव कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रमोद सिंह जी, इनसे जानेंगे ये पूरा क्या मामला है। देखिए, जो अपोजिशन लीडर राहुल जी हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि पिछड़े वर्ग को जो है आगे समाज में लाके उनको दर्जा दिलवाएंगे। राज्य सूची में जो पिछड़े शामिल हैं, कांग्रेस ये मांग सदा करती रही कि उनको तो कम से कम आप और कुछ ना कीजिए, उनको जो है उचित न्याय मिले। तो मेरी कांग्रेस यही चाहती है, हरदम पिछड़े और दलितों का काम कांग्रेस करती रही। इसके लिए आज यहाँ सम्मेलन में ही है, प्रदेश में कई स्थानों पे कांग्रेस सम्मेलन कर रही है और पार्लियामेंट में भी कई बार कह चुकी है। अगर ये मांगे नहीं जल्दी मानी गई तो कांग्रेस जो है विधानसभा के सामने बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिस तरह प्रमोद सिंह जी कह रहे हैं कि जो ओबीसी हैं उनको न्याय मिले, तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के लिए, और साथ में कांग्रेस का कहना है कि जो ये ओबीसी जाति है उसकी गणना होनी चाहिए, कौन कौन सी उस ओबीसी के अंतर्गत जो सब उप जातियाँ हैं उनको भी उस पूरे गणना के अनुसार कितने उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं, जब ये मालूम पड़ेगा तो उससे न्याय मिलेगा। इसको लेके अडिग है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ये सम्मेलन करने जा रही है। पहला सम्मेलन 22 अगस्त को कानपुर में है, 23 अगस्त को जालौन में है। तो इस तरह पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाने के फेर में है और साथ में कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाने के लिए कांग्रेस इसको लेके चल रही है। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सब अपने अपने दांव खेलना शुरू कर दी हैं। ऐसे में हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है? तैयारी चल रही है, अभी संगठन सर्जन का काम चल रहा है और 15 सितंबर तक हमारे जिलाध्यक्ष 75 जिलों के डिक्लेयर हो जाएंगे। 30 सितंबर तक हमारी स्टेट की बॉडी पूरा संगठन डिक्लेयर हो जाएगा और इसी बीच हमारा
छात्रों के साथ संवाद लगातार चल रहा है, किसानों के साथ संवाद चल रहा है, हॉस्टल में जाके छात्रों के साथ संवाद चल रहा है, दलित बस्तियों में संवाद शुरू हो गया है, किसानों के साथ संवाद हम कर चुके हैं और अभी और होना है। सबसे बात करके हम लोग अभी जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे वो भी तैयार कर रहे हैं। तो वो भी हमारा इस सितंबर के लास्ट तक हम मुद्दे इकट्ठे करके और अक्टूबर में अपना जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे वो भी डिक्लेयर करेंगे। और बहुत जल्दी ही अभी सीटों के बंटवारे पे भी बातचीत शुरू होगी और मुझे उम्मीद है कि हम लगभग सारे काम का निपटारा अक्टूबर तक करके और चुनाव की टिकट वितरण का काम शुरू करेंगे। और हम इस बार इस तानाशाह सरकार को, जिसका न न्यायालयों में भरोसा है न कानून में भरोसा है, जिसने पुलिस को हत्यारा बना दिया है, इस तानाशाह सरकार को, जिसने स्कूलों को जो बंद कर रही है, ना रोज़गार दे सकती है और 68,000 वैकेंसीज़ में से SC ST OBC की लगभग 8,000 वैकेंसी भी इन लोगों ने चोरी की है। बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने तबाह किया है, कानून व्यवस्था को इन्होंने तबाह किया है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इन्होंने तबाह किया है और लीगल सिस्टम को तबाह किया है। इन तबाही करने वाले तानाशाह सरकार को हम इस बार उखाड़ के फेंक देंगे और सामाजिक न्याय के आधार पर एक मजबूत सरकार यहाँ बनेगी और प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम को हम ठीक करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIU के मुताबिक जुलाई 2026 तक रूस के पास तकरीबन 50 केंजल एरोब्लास्टिक मिसाइलें थी, लेकिन इसके साथ ही रूस के पास लगभग 50 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इनमें KN-23 के साथ KN-24 और KN-30 जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। यानी यूक्रेन के खिलाफ रूस के मिसाइल शस्त्रागार में अब सिर्फ रूसी हथियार ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया से मिले बैलिस्टिक हथियार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा KN-30 को लेकर है। KN-30 को उत्तर कोरिया की हवासोंग 11C मिसाइल से जोड़ा जाता है। यह हवासोंग 11 परिवार की बड़ी मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी खासियत है इसका सॉलिड फ्यूल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाना। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि मिसाइल को लॉन्च से पहले अपेक्षाकृत कम तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, वहीं मोबाइल लॉन्चर की वजह से इसे एक जगह लंबे समय तक तैनात रखने की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि ऐसी मिसाइलों को खोजना और लॉन्च से पहले निशाने बनाना मुश्किल हो सकता है। इस मिसाइल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका कथित लो एल्टीट्यूड और अनियमित फ्लाइट प्रोफाइल। 25 मार्च 2021 को उत्तर कोरिया ने एक नए प्रकार की टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण किया था। प्योंगयांग ने उस समय दावा किया था कि ये मिसाइल करीब 600 किलोमीटर दूर लक्ष्य तक पहुंची और इसमें 2.5 टन तक का वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। हालांकि दक्षिण कोरिया ने उस परीक्षण की उड़ान दूरी करीब 450 किलोमीटर बताई थी और विशेषज्ञों ने उत्तर कोरिया के 600 किलोमीटर और 2.5 टन वॉरहेड वाले दावे पर सवाल भी उठाए थे। अब सवाल है कि अगर रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं तो यूक्रेन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना क्रूज मिसाइलों या ड्रोन के मुकाबले ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब मिसाइल कम ऊंचाई पर और बदलते हुए ट्रैजेक्टरी के साथ उड़ान भरे और इसका इस्तेमाल सिर्फ सैद्धांतिक खतरा ही नहीं रह गया है। 30 जुलाई 2026 को यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने नॉर्थ कोरिया से मिली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के रदुश्नेक इलाके पर हमले में किया था। यूक्रेनी अधिकारी ने इसे लंबे अंतराल के बाद उत्तर कोरिया मिसाइल के इस्तेमाल का संकेत बताया था। यानी तस्वीर अब साफ होती जा रही है। नॉर्थ कोरिया रूस को गोला बारूद और मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है और रूस इन हथियारों को इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इसके बदले नॉर्थ कोरिया को अपने हथियारों के वास्तविक युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल से मिलने वाला अनुभव और तकनीकी फीडबैक भी हासिल हो सकता है और यही इस पूरे गठजोड़ का
चिंताजनक पहलू है, क्योंकि अगर रूस को नॉर्थ कोरिया से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई मिलती रहती है तो रूस अपने घरेलू मिसाइल भंडार पर कम करते हुए यूक्रेन पर लंबी दूरी के हमले जारी रख सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सामने चुनौती है इन मिसाइलों को समय रहते डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना। इसीलिए रूस नॉर्थ कोरिया की ये सैन्य साझेदारी सिर्फ दो देशों के बीच हथियारों की डील नहीं है, ये सीधे तौर पर यूक्रेन के एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस और आने वाले हमलों की क्षमता के लिए एक नई चुनौती बनती जा रही है। और अब निगाहें इस बात पर है कि रूस के पास मौजूद उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल आने वाले दिनों में कितनी तेजी से और किस पैमाने पर किया जाता है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में घमासान मचा हुआ था, इसमें अब बॉलीवुड भी कूद चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने एक साक्षात्कार में वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पंक्ति गाने को लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी। बाकी और हिस्सों में उन्होंने धार्मिक बातों को कह के लोगों को ये कहा कि अगर जो धर्म को मानते हैं तो उनके लिए ये परेशानी का सबब है। वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी के बाद जब बॉलीवुड इस मामले में कूद गया है तो बॉलीवुड एक्ट्रेस रही और वर्तमान में बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी इस मामले में शर्मिला टैगोर को घसीट लिया है। उन्होंने कहा कलाकार और जो इसके देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको इस मामले में वो भी राष्ट्रीय गीत को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सफाई दी जी अगर कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर धर्म की बात कर रही हैं तो इसमें उनको इस मामले से दूर रहना चाहिए। कलाकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन जब मामला अब राष्ट्रीय गीत और राजनीति का हो गया है तो इसमें कहीं न कहीं बॉलीवुड और राजनीति दोनों का कॉकटेल शामिल हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आगे अभी कौन कौन लोग इस मामले में और कूदते हैं। लेकिन बात जब राष्ट्रीय गीत की हो और जहां पे एक चेतना, राष्ट्रीय भक्ति, भारतीय संस्कृति में जब ये शामिल है और ऊपर से जो इस बार मानसून सत्र हुआ उसमें यह प्रस्ताव भी लाया गया कि वंदे मातरम का गीत पूरा होना चाहिए, किसी सभा में हो या किसी कार्यक्रम में हो तो ये अनिवार्य होना चाहिए। अब वहीं जब कांग्रेस 15 अगस्त को इसी राष्ट्रीय गीत पे जब प्रथम 2 लाइन के बाद जब विवाद छिड़ा है उसके बाद कहीं न कहीं अब राजनीति और ऊपर जाती हुई दिख रही है। अब जो कंगना रनौत जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने शर्मिला टैगोर को जिस तरह से घेरा है और कांग्रेस को भी लगातार बीजेपी घेर रही है और वहीं गृह मंत्री अमित शाह घेर रहे हैं, तो तमाम नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कांग्रेस को यह आज की जो है मुस्लिम लीग पार्टी करार दे दिया। ऐसे में बॉलीवुड का एक चेहरा जब इस मामले में आ गया है तो कहीं न कहीं अब राजनीति ये दूर तक जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने जब इसकी रचना की थी और उसके बाद उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में जब इसे शामिल किया गया तो उन्होंने भी ये न सोचा होगा कि एक दिन यही राष्ट्रीय गीत जो राष्ट्र चेतना को जगाएगा और जो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय लोगों के ओत-प्रोत का हमेशा घूमता नजर आएगा वो कभी राजनीति का हिस्सा हो जाएगा। ऐसा बंकिम चट्टोपाध्याय ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन राजनीति अब सब कुछ जायज हो चुका है। जहां बात अब राष्ट्रीय गीत की है, वंदे मातरम की है, वहीं अब जो है बात विकास और अन्य चीज़ों की एकदम पीछे छूट चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।